हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शंस को ही आगे बढ़ाते हुए प्राइवेट डिफेंस का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे और बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना देरी किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शंस को ही आगे बढ़ाते हुए अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 14 से लेके 44 तक आपके जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में। साधारण अपवादों का चैप्टर नंबर 3 ये आपका चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 14 से लेके 33 तक अन्य एक्सेप्शन जो अन्य अपवाद हैं उनको डिस्कस किया था, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा जो आगे दिए गए हैं 34 से लेके 44 तक उसमें दिया गया है प्राइवेट डिफेंस, ये भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर ही आपके आते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये प्राइवेट डिफेंस का जो टॉपिक है इसको आज कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 पर, और जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 34 की, जहाँ से आपका प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक स्टार्ट होता है और सेक्शन 44 तक चलेगा। सेक्शन नंबर 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें ये बताता है, कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी कि ये एक तरीके से जनरल रूल हमें बताता है। जनरल रूल इसमें दिया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस में की जाए। यहाँ पर इसमें और कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ एक लाइन में यही बात कही गई है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 35। अब देखो ये जो आपका प्राइवेट डिफेंस है ये दोनों चीज़ों की बात करता है, बॉडी का प्राइवेट डिफेंस और प्रॉपर्टी का। ठीक, तो पहले सेक्शन नंबर 35 की बात करेंगे। ये बताता है कि प्राइवेट डिफेंस जो हमें मिला हुआ है वो किस चीज़ का मिलेगा होगा। ठीक, यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात हो रही है, बॉडी की भी हो रही है और प्रॉपर्टी की भी हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 35 में कहा गया है कि सेक्शन 37 में दिए गए निर्बंधनों के अधीन, यानी कि जो सेक्शन 37 में रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उन रेस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हुए, उन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के खिलाफ अपने शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि यहाँ पर केवल अपनी ही बॉडी के डिफेंस की बात नहीं हो रही है, किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के डिफेंस की भी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, जो ये आपको जो राइट मिला हुआ है, ये सिर्फ आपका अपनी बॉडी से संबंधित है। आप किसी दूसरे के बॉडी का डिफेंस भी यहाँ पे कर सकते हो, ये इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है किसी ऐसे कार्य के खिलाफ जो चोरी है, लूट है, रिश्ती यानी मिसचीफ, आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा में आने वाला कोई अपराध है या इनका अटेम्प्ट है, इनका प्रयत्न की भी यहाँ पे बात हुई है। अपने या किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा करे, चाहे वो प्रॉपर्टी चल हो या अचल हो। यानी कि यहाँ पे भी प्रॉपर्टी में दोनों की बात हो रही है। आप अपनी प्रॉपर्टी को तो डिफेंस करोगे ही, साथ ही आप किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी का भी डिफेंस कर सकते हो। किन चीज़ों से करोगे, इसको आप चाहो तो बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, 4 तरह के यहाँ पे जो है अपराध दिए गए हैं। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के खिलाफ इन चारों में से कोई अपराध करता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ दूसरे की भी प्रॉपर्टी का डिफेंस कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी चाहे आपकी चल हो या अचल हो। अब चल और अचल का क्या मतलब है? चल का मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जो एक जगह से आप दूसरी जगह पे ले जा सको, जैसे कि बाइक है, स्कूटर है, बस है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप एक जगह पे दूसरी जगह पे इजीली मूव कर सको, एक से दूसरी जगह। अचल का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पे रहेगी। इसको हम स्थावर संपत्ति भी बोलते हैं, जैसे कि घर है, ज़मीन है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली क्या बल्कि मूव ही नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, 4 तरह के अपराधों की बात हो रही है, और ऐसी चीज़ की बात हो रही है, ऐसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो चाहे आपकी हो या किसी दूसरे की हो। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई कि जो हमें सेक्शन 35 में जो राइट दिया गया है वो कितना बड़ा राइट है ना, कितना ज़्यादा इसका विस्तार है।
कितना इसको यहाँ पे एक्सटेंशन इसका दिखाया गया है। लेकिन सेक्शन 37 के जो रेस्ट्रिक्शन है वो हमें ध्यान रखने हैं। 37 में जो रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं उनके अधीन रहकर ही आप इस राइट का यूज़ कर सकते हो। 37 के रेस्ट्रिक्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या रेस्ट्रिक्शन है वो भी जब हम आगे 37 को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। 34 जनरल रूल बता रहा है प्राइवेट डिफेंस का, और 35 दोनों तरह की बॉडी का भी और प्रॉपर्टी का भी हमें प्राइवेट डिफेंस या डिफेंस करने का राइट दे रहा है। सेक्शन नंबर 36 ये कहता है ऐसे व्यक्ति के कार्य के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो। यानी ये सेक्शन हमें बता रहा है कि प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट मिलेगा, किसके खिलाफ हमें प्राइवेट डिफेंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताता है कि जब कोई कार्य जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता का अभाव, चित्त विकृति या मत्तता, चित्त विकृति मतलब अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति हो, मत्तता का मतलब जो नशे वगैरह में हो, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, है ना, किसी व्यक्ति को कोई भ्रम हो गया, तो अगर इसके कारण कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, एक तरीके से उस काम को करने के लिए किया जाए, भ्रम के कारण कर दे, तो प्राइवेट डिफेंस का वही राइट होगा जो उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में होता। मतलब अगर इनमें से कोई व्यक्ति आप पर अटैक करता है, मान लो आपके साथ कोई क्राइम करता है, तो आपको इनके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस का वही राइट है जो आप तब रखते अगर ये व्यक्ति इस कारण से या इस तरीके से ना होते। मतलब कोई व्यक्ति पागल है, पागल आप पर अटैक करता है, आप पर हमला करता है, चाकू से वार करे या कोई और तरीके से आप पर वार करे, तो आपको उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस का वही राइट होगा जो आप तब यूज़ करते जब अगर वो सामने वाला व्यक्ति पागल नहीं होता जिसने आप पर अटैक किया है। तो सेक्शन 36 हमें ये बताता है कि प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट आपको मिल रहा है। ठीक, नॉर्मल जो पर्सन होते हैं जो मतलब अनसाउंडनेस माइंड के नहीं है, है ना, या नशे वगैरह की हालत में नहीं है, वहाँ तो आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट है ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक कैटेगरी में आता है और आपके साथ कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें आपको आपके प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको मिलेगा, तो भी आप उसका ऐसे ही यूज़ करोगे अपने प्राइवेट डिफेंस का जैसे आप तब करते अगर सामने वाला पागल ना होता, नशे की हालत में ना होता, या समझ का उसमें अभाव है तब ना होता। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो वाई जो है वो पागलपन के असर में ए को जान से मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो वाई है वो किसी अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन ए को प्राइवेट डिफेंस का वही राइट है जो वाई के स्वस्थ चित्त होने की दशा में होता। मतलब वाई अगर पागल ना होता तब अगर ए को जो राइट मिलता प्राइवेट डिफेंस का, वो उसके पागलपन की दशा में भी वही राइट है ए को। तो जो सेक्शन 36 है उसमें ये जो प्रिंसिपल दिया गया है, जो सिद्धांत दिया गया है, वो ये है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट आप ऐसे कार्य को करने वाले के खिलाफ आप यूज़ कर सकते हो जो भले ही अपराध को करने वाला व्यक्ति असक्षम है, भले ही सामने जो जिसने अपराध किया है वो असक्षम है, उसको जनरल एक्सेप्शन में फ़ायदा मिल जाएगा, या आवश्यक मन स्थिति के अभाव में वो इसको ऐसा कर रहा है। मतलब उसके अंदर कोई मेंजरिया नहीं है, उसके अंदर कोई बुरी इंटेंशन नहीं है सामने वाले के खिलाफ, लेकिन आपको तो प्राइवेट डिफेंस वही मिलेगा ना जो आपको तब मिलता जब वो सामने वाला उस स्थिति में ना होता। तो बहुत ही सिंपल सेक्शन है। आई होप इसे समझने में ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही सिंपली यहाँ पे बताया गया है सारी चीज़ों को। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 37 जो रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है, निर्बंधनों की बात करता है, जिसके अधीन रहकर हम जो है अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ करेंगे। ये हमें सिंपली बताता है कि प्राइवेट डिफेंस हमें कब नहीं मिलेगा, कब हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कार्य जिसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे इसके फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन की, लोक सेवक द्वारा या उसके किए जाने का प्रयत्न। तो ये जो सेक्शन है प्राइवेट डिफेंस के अधिकार पर 4 तरह के रेस्ट्रिक्शन का वर्णन करती है। 4 तरह के रेस्ट्रिक्शन हमें बताती है। कहती है कि अगर कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका, घोर उपति मीन्स गंभीर चोट की आशंका ना हो, सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या उनके द्वारा किए जाने का प्रयत्न है। यानी कोई भी एक्ट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है या उनकी तरफ से किए जाने का अटेम्प्ट है, लेकिन उस कार्य से मृत्यु की न गंभीर चोट की कोई आशंका नहीं है और पब्लिक सर्वेंट ने उसे गुड फेथ में किया है, सद्भावपूर्वक किया है, तो उसके खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते हो। सेकंड, लोक सेवक के निर्देश से अगर कोई कार्य किया गया है,
है ना। तो उस कार्य के खिलाफ भी आप प्राइवेट डिफेंस का आपको कोई राइट नहीं है, भले ही वो निर्देश कानून के अनुसार जस्टिफाइड हो या ना हो। यानी जो डायरेक्शन दिया है लोक सेवक ने, भले ही वो कानून के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड ना हो, लेकिन वहाँ पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। थर्ड, लोक अधिकारियों की सहायता। तो जिन दशाओं में आप लोक अधिकारियों की सहायता ले सकते हो, आपके पास टाइम है इतना कि आप ऑफिसर्स की सहायता ले सको, तो वहाँ पर भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं करोगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानी से ज़्यादा नहीं जितनी प्रतिरक्षा के लिए ज़रूरी है। यानी कि ईंट का जवाब आप ईंट से ही दोगे, ये नहीं है कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। प्राइवेट डिफेंस के लिए जितना आपको क्षमता चाहिए अपना बचाव करने के लिए, आप उतना ही प्राइवेट डिफेंस यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका विस्तार बस उतनी अपहानी तक ही होगा जितना आप अपने आप को बचा सको, उससे ज़्यादा की अपहानी में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये 4 चीज़ें, ये 4 रेस्ट्रिक्शन हैं जो सेक्शन 37 में बताए गए हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट का यूज़ करता है तो वो इन रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहकर करेगा। ठीक, किसी लोक सेवक के खिलाफ नहीं कर सकता, लोक सेवक के निर्देश से पर नहीं कर सकता, अगर उन्होंने कोई निर्देश दिया है। लोक अधिकारियों की सहायता का समय है, आपके पास लेने का समय है, तो आप नहीं करोगे। और इतना ही यूज़ करोगे प्राइवेट डिफेंस जितना आपको अपना डिफेंस करने के लिए ज़रूरी है। ठीक, बस यही रेस्ट्रिक्शन है, इन चारों रेस्ट्रिक्शंस को हमें ध्यान रखना है। अब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। देखो 2 तरह का प्राइवेट डिफेंस दिया गया है ना। एक तो दिया गया है बॉडी का प्राइवेट डिफेंस बीएनएस में, और दूसरा दिया गया है प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ पर जो बॉडी वाला प्राइवेट डिफेंस है वो सेक्शन नंबर 38, 39 एंड 40, 3 सेक्शन हम देखेंगे। ये हैं आपके बॉडी के प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। और इसके बाद के जो सेक्शन हैं 41, 42 एंड 43, ये हैं आपके संपत्ति से संबंधित जो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा। इसका विस्तार कब मृत्यु करने तक का होता है, यानी अगर कोई आपकी बॉडी पर अटैक करे, आप पर अटैक करे, तो आप कब हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हो। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आप सामने वाले की जान भी ले सकते हो अपनी बॉडी का, अपने शरीर का प्राइवेट डिफेंस करते समय। तो यहाँ पे सेक्शन 38 बहुत ही क्लियरली इन चीज़ों को मेंशन करता है, बहुत ही क्लियरली इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो विस्तार है वो मृत्यु करने का तक कब होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 37 में जो रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं उन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए, है ना, रेस्ट्रिक्शन को हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करें। बीएनएस में कहा गया है, तो सेक्शन 37 में दिए गए रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए जो हमलावर है, यानी जो आप पर अटैक करेगा, उसकी आप डेथ कॉज कर सकते हो, लेकिन वो अपराध इनमें से किसी एक टाइप का होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो डेथ कॉज, अदरवाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमला ऐसा है, उससे आशंका है कि उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर आपने अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं किया या सामने वाले की डेथ कॉज नहीं की, तो वो आपको मार देगा। सामने वाला इससे पहले आपको मारे, आप प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। तो अगर आपको पूरी आशंका है कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा, है ना, तो यहाँ पर ये होगा प्राइवेट डिफेंस का सबसे पहला आधार। नेक्स्ट है जब हमले की आशंका ऐसी हो कि उसका परिणाम घोर उपति होगा। घोर उपति मीन्स ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट, सर फट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, या कोई भी ऐसी गंभीर चोट, है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है, तो उसमें भी आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो। नेक्स्ट है बलात्संग के आशय से हमला। रेप वगैरह का अटैक है, रेप के आशय से, रेप के इंटेंशन से अगर अटैक किया गया है तो भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है, सेक्शन 38 का। प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई नेचर के अगेंस्ट ऑफेंस है तो इस आशय से अगर हमला किया गया है तो वहाँ पर भी सेक्शन 38 अप्लाई होगा। व्यापरण या अपहरण के आशय से, किडनैपिंग या एब्डक्शन के इंटेंशन से आप पर हमला किया गया है ना, अपहरण करना चाह रहा है सामने वाला, व्यापरण करना चाह रहा है, तो इस इंटेंशन से किया गया हमला भी आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा। सदोष परिरोध में रखने के आशय से, है ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखना चाह रहा है सामने वाला, तो भी आपको इसका बचाव मिलेगा। एंड नेक्स्ट है अम्ल फेंकने या फेंकने का प्रयत्न। कोई एसिड अटैक कर रहा है या एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका परिणाम हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ जाए, तो भी यहाँ पे इसका बचाव लिया जा सकता है। अब यहाँ पे 2 केस लॉज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस आता है रामा वर्सेस स्टेट, 1978 का केस है। इस मामले में जो मृतक था, मतलब जो व्यक्ति मर चुका था, और जो एक्यूज़ था, वो दोनों आपस में भाई थे। जो मरने वाला था वो बहुत ज़्यादा मतलब बलशाली था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो कहते हैं ना तगड़ा व्यक्ति, तो बलशाली था। उसने एक्यूज़ को बुरी तरह पीटा और ज़मीन पर पटक दिया,
और उसका गला घोटने लगा। अब उसने क्या किया, हथौड़ा उठाकर वो उसको मारने ही वाला था, तो बचाव में सामने वाले ने क्या किया, उसे मार दिया। तो एक्यूज़ को यहाँ पे बचाव दिया गया कि अगर वो सिर पर उसके हथौड़ा ना मारता तो वो उसकी जान ले लेता। तो इसलिए यहाँ पे उसको प्राइवेट डिफेंस के अंदर यहाँ पे बचाव मिला और एक्सेप्शन के अंदर उसका मामला आ गया। नेक्स्ट आता है शिव प्रसन्न सिंह वर्सेस यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य 1979। इस मामले में सड़क पर कुछ लोग सोए हुए थे और 2 लोगों को एक्यूज़ ने ट्रक से कुचल दिया था। अब ट्रक आगे, कुछ लोग अभियुक्त को रोकने के लिए ट्रक के आगे खड़े हो गए कि इसको रोको, इसने 2 लोगों को मार दिया है। एक्यूज़ क्या करता है, वहाँ से डरकर ट्रक को और तेज़ रफ्तार में चलाने लगता है, जिससे और कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो एक्यूज़ ने अपने बचाव में तर्क दिया कि उसे पूरी आशंका थी कि अगर वो ट्रक तेज़ रफ्तार से ना चलाता तो भीड़ उसको मार देती, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये तर्क स्वीकार नहीं होगा और उसको यहाँ पे दोषी ठहराया गया, उसको यहाँ पे एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं मिला। तो आई होप आपको ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जितनी भी सिचुएशन इस सेक्शन में दी गई हैं वो बहुत अच्छे से मेंशन की गई हैं, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी सीधा जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने बैठते हो तो सीधा आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जनरल एक्सेप्शंस तो आपके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो बॉडी का प्राइवेट डिफेंस या प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस हो या पूरा प्राइवेट डिफेंस का आपका पार्ट हो या आपके अदर एक्सेप्शंस हो जो हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 39 एंड 40। जो सेक्शन नंबर 39 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड सेक्शन 40 भी आपका प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी से ही डील करता है। मैंने बताया था कि 3 सेक्शन आपके बॉडी के प्राइवेट डिफेंस से संबंधित हैं और जो 3 बात के सेक्शन हैं वो आपके प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड हैं। यहाँ पे सेक्शन नंबर 39 कहता है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से अलग कोई अपहानि करने तक का होता है। यानी कि ये सेक्शन हमें ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति आप पर अटैक करता है और आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट तो है ही, तो आप उसके जो मृत्यु है वो नहीं कर सकते हो अगर वो अपराध जो आप पर किया गया है या आपके साथ किया गया है 38 में दिए गए अपराधों की तरह का नहीं है। जो अपराध जिनकी लिस्ट 38 में दी गई है, अगर उनमें से कोई एक अपराध है या आप पर जो अटैक हुआ है वो उनमें से किसी प्रकार का है जो 38 में दिया गया है, तो ही आप हमलावर की मृत्यु कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसकी मृत्यु नहीं कर सकते हो। तो सेक्शन 38 के साथ हमें 39 भी पढ़ना चाहिए। 38 हमें बता रहा है कि कब हम हमलावर की मृत्यु कर सकते हैं और 39 हमें बता रहा है कि कब हम उसकी मृत्यु नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। तो अगर 38 में दिए गए अपराधों में से किसी भी तरह का अपराध नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु से अलग कोई अपहानि करने तक का होता है। आप उसे चोट वगैरह पहुंचा सकते हो बट उसकी जान नहीं ले सकते। अगर 38 में से किसी तरह का अपराध है तो आप उसकी जान ले सकते हो। तो यही कहता है सेक्शन नंबर 39। 40 कहता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होगा और कब तक बना रहेगा। आपके पास बॉडी का प्राइवेट डिफेंस है बट किस समय शुरू होगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, और कब तक बना रहेगा ये भी पता होना चाहिए। तो जब अपराध को करने का प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की जैसे ही युक्तियुक्त आशंका आपके मन में आती है तो वैसे ही वो तो शुरू हो जाएगा। लेकिन बना कब तक रहेगा? जब तक शरीर के संकट की आशंका बनी रहती है, जब तक आपको लगे कि नहीं अभी आपको इनसिक्योर फील हो रहा है तब तक वो बना रहेगा। और जैसे ही आपके मन में आशंका हो कि अब मुझ पर अटैक होने वाला है या धमकी मुझे इस तरह की मिल रही है, आपके मन में डर है, तो वहीं से आपका प्राइवेट डिफेंस जो बॉडी का प्राइवेट डिफेंस है वो शुरू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात बस 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि कब शुरू हो रहा है और कब तक बना रहेगा, वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल थे दोनों सेक्शन, तीनों सेक्शन हमने पढ़े। प्राइवेट डिफेंस जो है बॉडी का, तीनों ही सेक्शन आपने देखा कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, हर चीज़ क्लियरली मेंशन है। तो आपको बस एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही 3 सेक्शन तब लिखने हैं जब आपसे बॉडी का प्राइवेट डिफेंस पूछा जाए। अच्छा, इसमें आपको एक केस लॉ भी देखना है, नवीन चंद्र वर्सेस उत्तराचल राज्य 2007 का है। इस केस में क्या होता है, 2 भाइयों में पारिवारिक विवाद था, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। दुर्घटना के दिन यानी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन दोनों परिवारों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। जो मृतक था उसके सिर पर चोटें पहुंची थी, गंभीर चोट थी उसके सिर पर, जो व्यक्ति मर चुका था। कोर्ट ने मामले में जजमेंट दिया कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की शुरुआत जैसे ही शरीर के खतरे की आशंका होती है वैसे ही तो शुरू हो जाता है और तब तक जारी रहता है जब तक वो खतरा बना रहता है। यानी जैसे ही खतरे की तलवार आपके सिर पर लटकी
आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू हो गया और जब तक लटकी रही तब तक बना रहा। तो सिंपली इस केस में कोर्ट ने इसी चीज़ को मेंशन किया है कि आपका जो बॉडी का प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो कब शुरू हो रहा है और कब तक बना रहा है। इस केस से इस चीज़ को क्लियर कर दिया। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस की। इससे भी आपके 3 सेक्शन डील करेंगे, 41, 42 एंड 43। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने शरीर का प्राइवेट डिफेंस समझा वैसे अब प्रॉपर्टी का समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 41 की। ये भी 38 की तरह हमें बताता है, जैसे वहाँ पे बताया गया था कि कब आप शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते समय हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से कब प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु करने तक का होता है, यह हमें बताता है। बिल्कुल सेम है, लेकिन बात सेम है, लेकिन अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे आप हमलावर की मृत्यु कब कर सकते हो, इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। अगर वो लूट करता है, रात्रों गृह भेदन करता है, अग्नि द्वारा रिष्टि करता है या चोरी रिष्टि गृह अतिचार का अपराध करता है। तो ये चारों जो हैं ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें आप हमलावर की मृत्यु भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ये जो चोरी रिष्टि गृह अतिचार वाला लास्ट वाला है, इसमें आप किसी की मृत्यु तभी करोगे जब जिसने आप पर चोरी की है, रिष्टि की है या गृह अतिचार किया है, तो जब उसका परिणाम ये होगा कि अगर आपने अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया तो उसका परिणाम मृत्यु हो सकता है या गंभीर चोट हो सकता है। तो ये चारों ही अपराध आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से है ना, आपसे एमसीक्यूज़ में भी कभी कभी अगर आपका कोई एमसीक्यू का एग्जाम हो तो यहाँ से आपसे एक पॉइंट पूछ लिया जाता है। ये 4 ऑप्शन दे दिए, एक अपराध ऐसा अलग डाल दिया जो आपको पता ही ना हो। आपको चारों पॉइंट पक्के हैं तो आप बिल्कुल ईजिली वहाँ पर टिक कर सकते हो। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 कहता है ऐसे अधिकार का विस्तार जो मृत्यु से अलग कोई अपहानि करने तक का होता है। बिल्कुल 39 की तरह। 39 क्या कह रहा था कि कब आप हमलावर की, जो आपकी बॉडी पर अटैक कर रहा है, वो आप उसकी मृत्यु तब तक नहीं कर सकते जब तक वो 38 में दिए गए अपराधों में से किसी एक कैटेगरी में ना आता हो। बिल्कुल 42 भी बिल्कुल ऐसा ही है 39 की तरह। इसमें भी ये कहा गया है कि 41 में जो अपराध दिए गए हैं, अगर उनमें से कोई अपराध नहीं है आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के खिलाफ, तो आप हमलावर की मृत्यु नहीं कर सकते, सिर्फ उसको अपहानि, उसको चोट पहुंचा सकते हो। अपराध कौन सा है? चोरी का है, रिष्टि का है या आपराधिक अतिचार का है। 3 अपराधों के यहाँ पर बताया गया है, 3 अपराधों के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर चोरी से, रिष्टि से, आपराधिक अतिचार से किसी भी तरीके से आपको यह आशंका नहीं है कि अगर आपने अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया या हमलावर को नहीं मारा तो आपकी मृत्यु हो सकती है या फिर आपको गंभीर चोट आ सकती है। अगर इस तरह की कोई आशंका नहीं है तो आप उसकी जान नहीं लोगे सामने वाले की, सिर्फ आप उसको चोट पहुंचा सकते हो। तीनों अपराधों के बारे में ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल सेक्शन आपका 42 बिल्कुल 39 की तरह से है। और 38 में जो लिस्ट दी गई थी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपराध कौन कौन से हैं जिसमें आप हमलावर को मार सकते हैं, इसी तरीके से दिया गया है 41 में। हालांकि अंदर के पॉइंट्स अलग हैं, तो सेम बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 43 को डिस्कस करने से पहले एक बार केस लॉ और देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस्माइल वर्सेस सम्राट 1926, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। इस मामले में जो एक्यूज था उसने रात को जागने पर देखा कि कोई व्यक्ति उसके घर के आंगन के अंदर आ गया है। रात के टाइम पे आंगन को लांघकर, उसके चारों तरफ जो दीवार बनी हुई थी उसको लांघकर घर के अंदर घुस आया। अब एक्यूज ने क्या करा, अपने बचाव में सिर पर उसके गंडासा मार दिया। गंडासा होता है ना, वो मार दिया, जिससे उसकी हो गई मौत। अब कोर्ट से उसने बचाव मांगा। कोर्ट ने कहा कि भाई आंगन भी तो एक भवन ही था, आंगन भी तो एक घर ही था, भले उसके ऊपर छत नहीं थी, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को बचाव दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर उसने हमलावर की डेथ कॉज कर दी क्योंकि वो व्यक्ति लांघ कर, है ना, एक तरीके से यहाँ पर घुसकर रात के टाइम आया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे इस तरीके का जजमेंट दिया था। नेक्स्ट आता है 43। ये बताता है ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, ये कब शुरू होगा और कब तक बने रहेगा। ये बिल्कुल आपका सेक्शन 40 की तरह से है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। सेक्शन जो 40 था उसमें थोड़े कम चीज़ें दी गई थी, है ना। यहाँ पे 43 में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे चोरी के खिलाफ अगर आपको प्राइवेट डिफेंस दिया जाए प्रॉपर्टी का, तो वो कब शुरू होगा और कब तक बने रहेगा। तो अपराधी के संपत्ति सहित पहुँच से बाहर हो जाने तक बना रहेगा, जब तक वो आपकी पहुँच से बाहर ना चला जाए प्रॉपर्टी लेकर। लोक अधिकारियों की सहायता लेने तक या प्रॉपर्टी के वापस होने तक आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट बना रहेगा जो आपको प्रॉपर्टी के संबंध में दिया गया है। लूट के खिलाफ अगर बात करें तो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु का, मतलब
तुरंत मृत्यु का, तुरंत चोट का या तुरंत अवरोध का डर जब तक आपके मन में बना रहेगा कि अगर मुझे प्राइवेट डिफेंस मैंने अपना छोड़ दिया तो मेरी तुरंत मृत्यु हो सकती है, तुरंत मुझे चोट आ सकती है, तुरंत मुझे अवरोध में रखा जा सकता है। अगर आपके मन में ये डर है, जब तक ये डर बना रहेगा तब तक आपको लूट के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का राइट आपका बना रहेगा। आपराधिक अत्याचार या रिश्ती के खिलाफ कब तक बना रहेगा? जब तक अपराधी ऐसा आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ करता रहता है। और रात्रों गृह भेदन के खिलाफ तब तक बना रहता है जब तक गृह अत्याचार होता रहता है। तो यहाँ पे ये दिया गया। अच्छा, शुरू कब होगा ये तो हमने देखा ही नहीं। तो प्रॉपर्टी का जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो शुरू बिल्कुल उसी पल हो जाता है जैसे ही आपके मन में आशंका होती है किसी संकट की, किसी खतरे की। जिस तरीके से हमने बॉडी में पढ़ा था कि बॉडी में जैसे ही आपको आशंका हुई, आपको खतरे की आशंका हुई, वैसे ही आपका वो राइट शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी का जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है उसी क्षण शुरू हो जाता है जिस क्षण आपके मन में ये डर होता है कि आपको अब प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको यूज़ करना चाहिए। वैसे ही शुरू हो गया। और बना कब तक रहेगा ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, तब तक बना रहेगा। अपराध की अलग अलग यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। तो आई होप दोनों तरह के प्राइवेट डिफेंस आपको समझ आ गए होंगे। अब एक बचता है आपका सेक्शन नंबर 44, सबसे लास्ट का सेक्शन है आज की वीडियो का, और यहाँ पर आपके जनरल एक्सेप्शंस भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए सेक्शन नंबर 44 को और डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 44 क्या कह रहा है? घातक हमले के खिलाफ हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दे रहा है जबकि निर्दोष व्यक्ति को भी चोट होने का जोखिम हो। तो यहाँ पर इस सेक्शन को ज़रा थोड़ा सा समझो। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि इनोसेंट पर्सन, जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं, उनको भी चोट पहुँचाए बिना हम अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। अब ऐसे में क्या करें? प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करें या ना करें? जबकि हमें पता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो निर्दोष है, और अगर हम अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करेंगे तो उसको भी चोट लग सकती है, उनका भी नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर उनको भी हार्म हो सकता है। तो क्या हम ऐसी सिचुएशन में कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। सेक्शन 44 यही बात करता है। लेकिन आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए अगर किसी इनोसेंट पर्सन को चोट पहुंचा दो तो हो भी सकता है कि जब आप पर डेडली असॉल्ट हो, आप पर घातक हमला हो, तो घातक हमले की आप पर आशंका हो, तो आप इस राइट का यूज़ कर सकते हो, है ना, जिससे आपकी जान जाने की संभावना हो। तो अगर हमला बहुत ज़्यादा घातक है, मान लो बहुत सारी भीड़ आ रही है, भीड़ आप पे अटैक करने वाली है, अब आप क्या करोगे? आपके हाथ में रिवॉल्वर है, तो आप क्या करोगे? अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए गोली चला दोगे। अब गोली चलाई तो उसमें से कुछ निर्दोष व्यक्ति भी होंगे जिनको वो गोली लग सकती है। लेकिन सेक्शन 44 कहता है कि आपको अलाउ करता है कि अगर आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ इनोसेंट लोगों की जान ले भी लेते हो या उनको कुछ मान लो चोट आ जाए, तो भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकते हो। आपके इस अधिकार का विस्तार, इसका जो एक्सटेंशन है इस राइट का, वो उस जोखिम को उठाने तक का होगा। आप उस चीज़ का जोखिम उठा सकते हो। इसी में एक दृष्टांत भी है। जब आप बेयर एक्ट देखोगे तो सेक्शन 44 में बिल्कुल सेम यही दृष्टांत है कि ए जो है वो एक भीड़ के द्वारा हमला किया जाता है ए पर, जो उसकी हत्या करने की कोशिश करती है, उसका मर्डर करने की कोशिश करती है। अब वो उस भीड़ पर गोली चला देता है, ठीक। अगर वो भीड़ पर गोली ना चलाए तो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कैसे करेगा? तो वो भीड़ पर गोली चलाता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको चोट होने का जोखिम उसके ऊपर है ना। अगर वो गोली ना चलाए तो क्या होगा? तो भीड़ उसको मार देगी। तो यहाँ पर वो गोली चला देता है, और गोली चलाने से अगर मान लो बच्चों की डेथ भी हो जाए या बच्चों में से किसी को चोट आ जाए तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। यही सेम दृष्टांत आपको सेक्शन 44 में मिलेगा। आप देखना बेयर एक्ट, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बिल्कुल क्लियर इस चीज़ को समझ पाओगे। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 34 से लेके 44 के जितने भी प्राइवेट डिफेंस हमने पढ़ा, जो भी पढ़ा, जैसे 34 तो हमें सिर्फ जनरल रूल बता रहा था, 35 हमें दो तरह के राइट के बारे में बता रहा था कि शरीर का प्राइवेट डिफेंस एंड आपका प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस। फिर हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डाला, 36, 37 और 38। 36 हमने अलग तरीके से पढ़ा, जो विकृत वगैरह होते हैं उनके संबंध में था। 37 में हमने रेस्ट्रिक्शंस पढ़े, एंड 38, 39 एंड 40 ये तीन आपके सेक्शंस ऐसे थे जो बॉडी का प्राइवेट डिफेंस बताते हैं, एंड 41, 42, 43 आपको प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस बताते हैं, एंड 44 कहता है कि आप किसी इनोसेंट व्यक्ति का भी अगर जोखिम उठाना चाहो अपने प्राइवेट डिफेंस में तो आप उठा सकते हो, वहाँ पर कोई अपराध नहीं होगा। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको बताया है या जो भी समझाया है ये टॉपिक प्राइवेट डिफेंस का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज की वीडियो में आपका जनरल एक्सेप्शंस कंप्लीट होता है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, चैनल पर आपको मिलेगी, क्योंकि उसमें हमने जो अदर डिफेंसेस हैं, जो दूसरे जनरल एक्सेप्शंस हैं प्राइवेट डिफेंस से पहले के, वो सब हमने डिस्कस किए हुए हैं बहुत अच्छे से, और उसमें केस लॉज भी हैं, और इसमें भी मैंने जहाँ तक केस लॉज मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बताया वीडियो में।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।